बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव साहब, मेजर जनरल बी के दत्ता, मेजर जनरल के सिरा। एक बार फिर मेहमानों का स्वागत करते हैं। अब आपको मैं आज की एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। राफेल विमान दुश्मन को किस तरह धराशायी कर सकता है, यह पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। राफेल का भी देखा, सुखोई भी देखा। अब हमारा देश राफेल से भी बेहतर, उससे भी एडवांस फाइटर जेट बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। इस सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस एमका प्रोजेक्ट को उन्होंने मंजूरी दे दी है और इसके तहत 5वीं पीढ़ी के यानी 5th जनरेशन के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। डीआरडीओ की एजेंसी एडीए, उसे इस विमान का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच उन कोलैबोरेशन से बनाया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भारत के लिए 2030 तक इस विमान को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब हम आज से 5 साल से लेकर के 10 साल का एक टारगेट रेंज अगर माने। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीसीएस पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है और ये विमान राफेल और सुखोई से हल्के होंगे, लेकिन इनकी रफ्तार दोनों विमानों से ज्यादा होगी। स्टेल्थ तकनीक होने के कारण ये दुश्मन की रडार से भी बचकर अपना काम कर पाएगा। तो एक अगर ये भारत ने बीड़ा उठाया है और हम जरूर कामयाब होंगे इसमें। सवाल यह है कि हमें इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि ये अगर हमने जेट बना लिया तो मैं भी पूछ रहा था एयर वाइस मार्शल साहब से कि दुनिया में कितने देश हैं जो अपने जहाज बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं। तो इसमें अमेरिका, रशिया, ये 2 पुराने खिलाड़ी हैं। चीन इसमें आ गया है, फ्रांस बनाता है, हम फ्रांस के जहाज यूज करते हैं। लेकिन इन 4 के अलावा और कोई एक यूके, तो 5 देश। इन दुनिया के 5 देश मात्र फाइटर जेट बनाते हैं। हम भी बनाते हैं, हमारा तेजस है, लेकिन उसके क्योंकि अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है वो, इसलिए उसका नाम अभी नहीं लेते। लेकिन हम 6ठा देश हैं मात्र जो अपना फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, और वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। 5th जनरेशन से ऊपर यानी इससे एडवांस कैटेगरी का फाइटर जेट अभी किसी देश ने नहीं बनाया है। तो हम वो विकसित करना चाह रहे हैं जो उच्चतम श्रेणी का है टेक्नोलॉजिकली, हम वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी श्रीवास्तव जी बताएं सर, आज जो ये हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसका मतलब क्या है? पहले मैं एलसी, जो आपने तेजस का नाम लिया, तो मैं थोड़ा सा उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आपको चलिए शुरुआत यहां से करते हैं। भारत ने अभी तक कौन सा जहाज बनाया और अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? हाँ, तो मैं अभी बहुत पहले अगर आप देखें तो भारत इस क्षेत्र में, जहाज बनाने के क्षेत्र में अग्रणी था। हमने HF मारुत बनाया था, लेकिन उसके बाद हमने वो परंपरा तोड़ दी और हम जहाज लेने लगे और जहाज का बनना बंद हो गया। तो एक बात उससे ये समझ में आती है कि अगर हम उस आधार पे चलते रहते, अपना डेवलपमेंट करते रहते, तो आज हम कहीं के कहीं होते। खैर वो पुरानी बात होगी, उसको छोड़ देते हैं। तेजस की जो बात आप कह रहे हैं, तेजस के स्क्वाड्रन बन चुका है एट एयरफोर्स स्टेशन सलूर। तो तेजस अभी ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल क्लियरेंस हो चुका है तेजस का। लेकिन शायद जिस तेजस की आप बात कर रहे हैं उसमें मार्क 1 आता है, मार्क 2 आता है, क्योंकि ये तेजस जो है 4+ है और मार्क 1 मार्क 2 जो है 4.5+ हो जाएंगे। आपने अभी 5th जनरेशन की बात की, तो मैं पहले उस पर कहना चाहूँगा। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का क्या मतलब होता है? उसके 4 खास खूबियाँ होती हैं। पहली तो स्टेल्थ, जो स्टेल्थ होता है, स्टेल्थ फीचर्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक फीचर्स से कनेक्टेड होते हैं और रेडार अब्जॉर्बेंट पेंट होता है, और जो भी थर्मल सिग्नेचर जो होता है इंजन का, उसको भी आपको अंदर इनकेस करना पड़ता है, जिससे बाहर थर्मल सिग्नेचर भी नहीं मिले। आप जब कोई जहाज जाता है तो 2 सिग्नेचर से उसको पकड़ते हैं। एक उसका रेडार क्रॉस सेक्शन है जो रेडार सिग्नेचर कहलाता है। जितना बड़ा जहाज होगा, जब उस पर रेडार की किरणें पड़ेंगी तो वापस जाएंगी और कोई भी रेडार उसको देख लेगा, तो रेडार से छिपा लिया। और दूसरा IR सिग्नेचर होता है, जब इंजन चलेगा उसकी पीछे से आपकी जो वोक होती है उसमें हाई टेम्परेचर का एग्जॉस्ट निकलेगा, उसको भी दुश्मन पकड़ सकता है, उसको थर्मल सिग्नेचर कहते हैं। इन दोनों सिग्नेचर्स को आपको खत्म करना होता है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें फाइबर, जो आपका कंपोजिट फाइबर है, उसका बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को ऊपर जानना पड़ता है। अब जहां तक एमका का सवाल है, तो पहला फीचर हो गया स्टेल्थ, दूसरा हो गया जो मैंने आपको तो वैसे बता दिया, दूसरा फीचर होता है मैनोरेबिलिटी और सुपर क्रूज। मतलब इंजन इतना पावरफुल होना चाहिए कि दिस एयरक्राफ्ट शुड बी हाईली मैनोरेबल एंड कैन सुपर क्रूज विदाउट आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर बिना लगाए हुए वो सुपर क्रूज कर सके, तो वो आपको इंजन की पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। अब तीसरा फीचर आपका होता है
जिसको बोलते हैं कि यू शुड हैव कंप्लीट एयर सिचुएशनल अवेयरनेस। आपको कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके लिए नॉर्मली आइजा रेडार की जरूरत पड़ती है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार होता है, अरे रेडार होता है। इसका जो कोर होता है वो MMIC होता है, जो उसको मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ये कोर अब भारत ने LRD में खुद अपना डेवलप कर लिया है। अब हम अपने आइजा रेडार्स बना सकते हैं। अच्छा। उसमें से उत्तम एक है, तो ये भी हमने इसको हार्नेस कर लिया है। अब चौथा होता है कि आपको कंप्लीट जो एवियनिक्स है, आपको कंप्लीट एयर सिचुएशन पता चलनी चाहिए कि आपके आसपास दुश्मन के जहाज कहाँ हैं, वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर क्या वो मिसाइल मेरे ऊपर लॉन्च कर रहे हैं तो लॉकऑन का जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग जो सिस्टम होता है वो ऑपरेट होना चाहिए। तो ये सब मिला जुला करके आप उसको एक कहते हैं कि एक क्राफ्ट है जो कॉम्बैट में सर्वाइव कर सकता है और अपने मिशन को अचीव कर सकता है, और कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले एनवायरनमेंट में उसके ऊपर इन सारी चीजों में से हमारे पास किस किस की कैपेबिलिटी है? अब आप आइए हमारे पास कैपेबिलिटी। तो आपको पता है किसी भी देश में ये सारी की सारी कैपेबिलिटी, इवन USA में अगर आप देखेंगे जो उनके GPU लगते हैं, जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स होती हैं, वो ताइवान में बनती हैं। अच्छा। वो जो सारी मिसाइल्स में लगती हैं, आप ये समझ लीजिए उसमें से 94% मिलिट्री ग्रेड GPUs जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटिंग के लिए, कंप्यूट पावर के लिए, वो ताइवान में बनती हैं। तो ये सोचना कि हम सब में एक साथ ही सक्षम हो जाएंगे, ये अपने आप में फिर मिराज बन जाएगा जो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू जंप द टेक्नोलॉजी, गेट व्हाट यू कैन गेट एंड ट्राई टू डेवलप एंड रिसर्च जो आपको कोई दूसरा नहीं देगा। कोर जो है इंजन, हमारे यहाँ कल से हमारे यहाँ एक और मुहिम चल रही है। ये बहुत बड़ा मुहिम है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फंड कावेरी इंजन। जब मैंने भी देखा तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि भाई हम एक इंजन बना रहे थे कावेरी के नाम से, वो भी बन नहीं पाया। सौरभ, उस प्रोजेक्ट को मैं इसके बाद बात करूं क्योंकि वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। कावेरी इसमें वो इंजन लगेगा या इसके लिए अलग डेवलप होगा? अभी फिलहाल जो तय किया गया है, जी का 414 लगाने की कोशिश की जा रही है। का जी लेंगे हम। हाँ, जी का, या हम सेफ्रॉन से M88 जो उसका लेटेस्ट वर्जन है उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पावरफुल इंजन तो चाहिए, और उस इंजन को हम 5 साल के अंदर डेवलप नहीं कर सकते। इसका टाइम फ्रेम क्या है? आज से अगर आज कहा गया कि भाई निजी कंपनियां भी अब अपना इंटरेस्ट बताएं, पब्लिक सेक्टर तो बनाएगा। मुझे थोड़ा डिकोड करने देंगे आज क्या कहा गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है। ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है पिछले 15 साल से, और पहले ड्राइंग बोर्ड पे था। ADA जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हमारी है, जिसने LCA का भी डिजाइन किया था, अब उनके पास डिजाइन के पैरामीटर्स, टेस्टिंग पैरामीटर्स, ये सब चीजें हैं, तो वो अब ज्यादा सक्षम हैं, वो इस चीज को कर रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि MCOG को मॉड्यूलर बनाया गया है। मॉड्यूलर का मतलब क्या है? मॉड्यूलर का मतलब है कि हमने एक नोज यूनिट बनाई तो वो अलग से हम आके उसको फिट कर सकते हैं। हमने विंग्स बनाए, वो अलग से लग जाएंगे। हमने एयर फ्रेम के जो कई पार्ट्स कर दिए, सेक्शंस कर दिए, वो अलग अलग एजेंसीज बना सकते हैं। इसका मतलब इस काम को कई लोग एक साथ कर सकते हैं, और जब वो आपस में मिलेंगे तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाज उसके बाद भी इंटीग्रेट होके चल सकता है। आज यही हुआ है कि हर कंपनी अब क्या हुआ है, बताएं हम क्या बनाएंगे। अब सब कंपनीज को ये खास मौका, इसलिए मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है कि नेशनल कमिटमेंट आया है कि इस प्रोजेक्ट को हमें बनाना है। किसी भी चीज में आपने देखा होगा कि जब नेशनल कमिटमेंट आता है, फंडिंग आती है, तो आपकी जनता, आपके साइंटिस्ट, आपके इंजीनियर्स के पास वो शक्ति है, उसको बना सकते हैं। खुलकर आप प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं कि आप जुड़िए इस प्रोजेक्ट के। दूसरी बड़ी बात, सर मैं एक बार जरा कमेंट ले लूं सबका। अगर प्राइवेट सेक्टर जुड़ जाता है किसी चीज के साथ, तो ना फंडिंग की कमी रहती है, क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम में देना है, वहां पर एफिशिएंसी ज्यादा मानी जाती है प्राइवेट सेक्टर में, तो डेवलपमेंट जल्दी हो, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। सर देखिए सौरभ, जो जिस तरह से मैं इसको समझता हूँ, या थोड़ा सा सामरिक तरीके से, उसके अंदर में जब आप टाइम फ्रेम को डालते हैं और उसको एब्सोल्युटली बहुत शिद्दत से उसको पीछा करते हैं, तो चीजें सामने आपको आ जाती हैं। देखिए, इसमें 15,000 करोड़ इसके लिए आवंटन कर दिया गया, पहले नहीं हुआ था। ये जब CCS का पिछले साल, ये मेरे ख्याल से मार्च 7 तारीख को हुआ था, जब CCS ने इसकी प्रोजेक्ट की डिजाइन एंड डेवलपमेंट की क्लियरेंस दी थी। क्लियरेंस, पैसे का आवंटन नहीं हुआ था। अभी जो हुआ है, खासकर जो ग्रीन सिग्नल कह रहे हैं, जो रक्षा मंत्री ने दिया है, एक्सिक्यूटिव मॉडल, ये बहुत समझने की जरूरत है कि एक्सिक्यूटिव मॉडल आप बना के तैयार करके दीजिएगा। उसका टाइम फ्रेम इसमें नहीं आया है, मगर उनको जरूर मिला होगा, जिसमें आपने कहा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और जैसा एयर वाइस मार्शल साहब बता रहे थे बहुत डीपली, क्योंकि ये कह रहे हैं एक मॉडुलर कॉन्सेप्ट से आया है।
ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। और दो चीजें जो आपने कहा हार्ट है, जिसके अंदर में कावेरी इंजन की बात हो रही है, और अमेरिका ने ये पहली बार, देखिए अभी फरवरी के महीने में पहला इंजन दिया है, उस जी की इंजन आई है, पहले रोक लगा दी थी, पिछले साल आना था, इसलिए इसको देरी हुई है, पूरी देरी इसमें। मगर हम इसको दो पैरेलल लाइन लेके चल रहे हैं। कावेरी इंजन के ऊपर में प्रधानमंत्री का एक अलग उसके अंदर में थ्रस्ट है, वो खुल के बातें नहीं आ रही हैं कि किस स्टेज पे है। मैं मेरा ऐसा, मेरी अपनी रिसर्च की जानकारी है, क्योंकि खबर तो मीडिया से ही मिलती है, उस पर भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएगा, हमारे लिए लोग इसके अंकुश लगाना शुरू करेंगे। इसलिए आज आपने कहा ना, वो एक और दूसरी बड़ी बात हो जाएगी अगर हमने इंजन बना दिया, फाइटर जेट का इंजन। देखिए ऐसा है केवल कि 2 कंट्री बनाती है, 3 कंट्री बनाती है, जैसा इन्होंने पहले बताया। आप यूके को ले लो, असल में 2 ही कंपनियां बनाती हैं, रशिया है और अमेरिकन हैं। ठीक है। इवन फ्रांस की पूरी चीजें नहीं है जो हमारे पास, इसलिए वो आप चीजों को नहीं देता है। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यदि हम इस चीज को, लक्ष्य को पूरा कर पाए। ठीक। अभी ऐसा है कि इस पूरी मुहिम में, अगर आपको याद हो कि जब प्रधानमंत्री साहब गए थे यूएस, तो उस समय जब ये इंजन का डील वगैरह सारा हुआ था, हमारे जो ड्रोन वगैरह की बातचीत हुई थी, उसके बाद में जो जी के इंजन हमें इन्होंने डिले कर दिया, जानबूझ के डिले किया, कैसे किया, हालांकि हम इसका पैसा एडवांस दे चुके थे। अभी उसके साथ साथ में हमारा अपना जो कावेरी इंजन डेवलपमेंट चल रहा है, उसके अंदर रूस भी हमारी काफ़ी मदद कर रहा है, और रशिया ने खुद ऑफर किया है कि अगर आपको इंजन चाहिए इसके लिए, एमका के लिए, तो वो इंजन देने को भी तैयार है। तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, अपना सेल्फ रिलायंस के ऊपर है, हमारे जो मित्र देश हैं जो देना चाहते हैं वो हैं। आपको कभी भी एक सोर्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट में, क्योंकि एक सोर्स आपको कभी भी धोखा दे जा सकती है। सौरभ, एक बात मैं कहना चाहूँगा इंजन के बारे में, चूंकि आपकी इतनी जिज्ञासा है। इंजन की जब बात होती है तो हमें, अगर हम अमेरिकन इंजन से कोई तालमेल करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकेगी। रशियन से मिल सकती है, लेकिन अभी उनके जो इंजन्स हैं वो थोड़े भारी हैं, और उनकी उतनी जो इवन SU-57 जो लगा है, उसकी उतनी थ्रस्ट, उतना हम थ्रस्ट से लेके चलते हैं, किलो न्यूटन्स में नहीं है, तो उसमें भी थोड़ी सी कुछ वो है। M88 जो न्यूअर वर्जन है, उसकी अच्छी पावर है, और मैं खुद प्रोडक्शन में रहा हूँ। जो फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते, जब उन्होंने हमसे कहा है कि हम इसका आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आज तक उन्होंने किया है जो मिसाइल्स के संदर्भ में है, वो मैं जानता हूँ। जैसे मिलान 2T उनका था, तो उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह उनके बाकी चीज़ें जो आई, तो उसकी हमारे पास। जहाज़ की क्यों नहीं करते? जहाज़ की करने वही होता है, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया है, वो कहते हैं हमारे पैसे आप लेके अपना काम आगे बढ़ा लेंगे, फिर हमारा जहाज़ कैसे खरीदेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हमें एरो इंजन अपनी ताकत पर बनाना पड़ेगा, अपने पैसे का कमिटमेंट करना पड़ेगा, और मदद लेनी पड़ेगी फ्रेंडली कंट्रीज की। अब जाते जाते व्यूअर्स, आखिर में मैं आपको फिर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा दिखाना चाहता हूं, मतलब असल चेहरा क्या है इनका। एक आतंकवादी की बात आपको सुना रहा हूं, और सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जरा सुनिए। बंबई के रास्ते हमारे लिए नए नहीं हैं। बंबई के रास्ते हमारे लिए नए नहीं हैं। हम पुराना रास्ता जानते हैं। साहबा ने हमारे लिए बोलो रास्ता मुतय्यन कर रखा है, और बंबई के रास्ते, इसी समुद्र के रास्ते, बंबई पे पहले भी हमला हुआ, बाद में अब दोबारा भी होगा। हमारा तो रास्ता। और सबूत किसी को चाहिए? किसी ट्रंप साहब को, किसी और को सबूत? 26/11 हमले पर हंसते हंसते कह रहा है बंबई का रास्ता जो है खुला हुआ है, पता हमारे लिए खुला हुआ है। इस पर एक सब फाइनल कमेंट दत्ता साहब का आ जाए, और इस व्यक्ति को ढूंढ के इसका इलाज होना चाहिए। देखिए ऐसा है, वंस अ टेररिस्ट ऑलवेज अ टेररिस्ट, किल हिम वेयरएवर यू फाइंड हिम। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया, अगर तुम दुश्मनी चाहते हो, हम तुमको दुश्मनी देंगे, और हम तुमको वहां मारेंगे जहां तुम हमें मिलोगे। और तो ये अभी जो टटपुंजिया सा एक टेररिस्ट बोल रहा है, हम तेरी गर्दन काटेंगे, तेरी जिबा हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो भारत नहीं रहा जहां तुम आओगे तमाशा करोगे, हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। तुम बॉम्बे में आओगे, हम कराची में जाएंगे। तुम बॉम्बे में आओगे, हम लाहौर में जाएंगे। तुम बॉम्बे आओ, हम तुम्हें जहां भी छुपोगे, वहां मुरीद के हो, भावलपुर हो, वहां आके मारेंगे तुमको, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। जनरल दत्ता, जनरल सिन्हा, एवीएम साहब, बहुत शुक्रिया आपका।